हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा हिस्ट्री एनसीईआरटी जो सीरीज हम कर रहे थे उसका क्लास 6 का जो है चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। ठीक है, इससे पहले जो ना हम लोग 8 चैप्टर कर चुके हैं जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है। आप लोग जो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगी कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा है और हम कैसे चीज़ें आगे लेके चले। ठीक है, और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की भी और बाकी जितने भी लेक्चर्स हमारे कवर हुए हैं उनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम पे फ्री में अवेलेबल है। आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये जो है मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, अगर आपको कोई मैसेज हो, कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और सेम ये मेरा जीमेल अकाउंट है, अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों को बेसिकली प्रशस्ति के बारे में जानना है और कुछ रूलर्स के बारे में, जैसे कि समुद्रगुप्त हो गया, हर्षवर्धन हो गया, पुलकेशिन हो गया, फिर उसके बाद चालुक्य डायनेस्टी हो गई, पल्लव डायनेस्टी हो गई। इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा चीज़ें पढ़ेंगे और समझेंगे कि उस टाइम पे कैसे चीज़ें चल रही थी। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रशस्ति जो है बेसिकली क्या थी। जैसा कि नाम से हमको समझ में आ रहा है, प्रशस्ति एक प्रशंसा करना किसी की कहा जाता था। तो समुद्रगुप्त जो है बेसिकली यहाँ पे एक गुप्त रूलर हुआ करते थे। अब यहाँ पे इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम गुप्त डायनेस्टी के बारे में जान लेते हैं कि गुप्त डायनेस्टी ठीक है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि हम किस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं और किस रूलर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो गुप्त थे वो 275 AD से 575 AD तक इन्होंने रूल किया है भारत में। और इसके जो फाउंडर थे वो थे श्रीगुप्त। ठीक है, और इसके जो कुछ फेमस रूलर हुए हैं वो है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, और इसके बाद एक और रूलर होंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पे एक चंद्रगुप्त मौर्य थे जो मौर्य डायनेस्टी से आते थे, यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम है, और चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं, ये दोनों जो है वो गुप्त डायनेस्टी से हैं, तो कंफ्यूज मत करना। तो ऐसा माना जाता है कि जो जो गुप्त थे वो कुषाण के जो है सामंत थे, यानी कि फ्यूडेटरीज थे। अब सामंत क्या थे इसको हम आगे डिटेल में करेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो है उनके ही सामंत हुआ करते थे। तो अगर हम वर्तमान में देखें तो गुप्त डायनेस्टी का जो एरिया था वो था वर्तमान में उत्तर प्रदेश और बिहार का जो क्षेत्र था वो गुप्त डायनेस्टी का एक्सटेंड माना जाता था, और इनका जो सेंटर ऑफ पावर था वो प्रयाग था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया गुप्त के बारे में। हम पीछे चलते हैं, समझते हैं कि प्रशस्ति और समुद्रगुप्त का क्या कनेक्शन है। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमको जानकारी जो है प्राप्त होती है वो है अशोक के जो पिलर मिला है इलाहाबाद से। यहाँ पे देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अशोक आया था 268 BC के आसपास, और यहाँ पे जो बात चल रही है वो 400 AD के आसपास की बात चल रही है। तो बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है। उसके बाद भी जो है हमको समुद्रगुप्त का जो नाम है वो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। और ये जो हम प्रशस्ति की बात कर रहे हैं ये जो है हरिशेन ने जो है लिखी है, यानी कि इसको अगर हम प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति जो है बेसिकली लिखी है हरिशेन ने, और वो किससे संबंधित है, वो है समुद्रगुप्त से संबंधित। तो हरिशेन जो थे वो राजकवि थे और मंत्री थे समुद्रगुप्त के दरबार में। ठीक, तो यहाँ पे कनेक्शन आपको समझ में आ गया कि हरिशेन जो है वो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे और एक मंत्री भी थे। तो ये जो पिलर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमको समुद्रगुप्त का नाम देखने को मिलता है, ये इलाहाबाद में अशोक का पिलर है। यहाँ पे हमको समुद्रगुप्त का नाम देखने को मिलता है। फिर जो है अब यहाँ पे हमने बात तो कर ली कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमको मिली है, लेकिन ये प्रशस्ति एक्चुअल में है क्या। तो प्रशस्ति देखो बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। अब इस प्रशस्ति में क्या होता था, तो प्रशस्ति में बेसिकली प्रेज करते थे राजा की कि किस तरीके के वो उनकी पर्सनालिटी थी और उनका व्यक्तित्व जो है वो कितना ज़्यादा प्रभावशाली है। तो इनके जो पोइट्स थे वो उस तरीके की चीज़ें इस प्रशस्ति में लिखा करते थे। ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति क्या थी, तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति बेसिकली समुद्रगुप्त की जो पर्सनालिटी के बारे में बताती है कि किस तरीके से जो है उन्होंने कई सारे युद्ध लड़े और बैटल जीते भी, और वो खुद एक ज्ञानी व्यक्ति थे और पोएट भी थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जाता है कि चंद्रगुप्त खुद एक पोएट हुआ करते थे और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। तो ऐसा हमको समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जो हरिशेन ने लिखी है उसके द्वारा हमको जानने को मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है हरिशेन ने जो अपनी प्रशस्ति लिखी, इसमें 4 जो है डिफरेंट काइंड्स के रूलर्स के बारे में बताया है जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त के टाइम पे था। अब ये कौन कौन से राजा थे, तो ये एक तो हो गए रूलर ऑफ आर्यावर्त, फिर रूलर ऑफ दक्षिण पथ, आसाम, कोस्टल बंगाल, नेपाल, और गण संघ कई सारे जो थे वो भी इसमें आते थे। फिर जो है आउटलाइन एरियाज में जो रूलर हुआ करते थे जैसे कि कुषाण, शक और श्रीलंका वाला जो पार्ट है उसके जो रूलर थे इसका जिक्र हरिशेन की प्रशस्ति में किया गया है। अब यहाँ पे इस मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं कि ये जो एरिया है ये आर्यावर्त का है, ये वाला एरिया आपको दिख रहा है ये प्रॉपर एरिया जो है वो इनर स्टेट्स का है, ये आउटर स्टेट होगा, ये श्रीलंका वाला ये भी एक आउटर स्टेट माना जाता है। ठीक है, तो मैप के थ्रू थोड़ा आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि कौन से
टाइम पे कौन से रूलर की बात चल रही है। अब यहाँ पे जीनोलॉजीज़ के बारे में बताया गया है। जीनोलॉजीज़ बेसिकली हिंदी में अगर उसको समझें तो वंशावली होती है। वंशावली का मतलब हो गया कि आपके वंश के बारे में बताना कि आपके पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, यानी कि आपके दादा कौन थे, उनकी ग्रेट ग्रैंडफादर कौन हुआ करते थे। तो इस तरीके की जो चीज़ें थी वो हमको जीनोलॉजीज़ में देखने को मिलती हैं। तो समुद्रगुप्त के जीनोलॉजीज़ में हमको ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके फादर, उनके मदर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी हमको मिलती है कि जो उनकी जो मदर थी वो, उनका नाम था कुमार देवी, और वो जो है लिच्छवी गण से जो है बिलोंग करती थी। यहाँ पे आपको याद होगा जब मैंने जैन बौद्ध धर्म पढ़ाया था तो लिच्छवी जो गण से जो है महावीर भी आते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि महावीर के ही जो गण से जो है उनकी जो कुमार देवी हैं वो पत्नी थी किसकी, समुद्रगुप्त के पिता की, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम की, ठीक है। और इनके जो फादर थे चंद्रगुप्त, वो जो है उन्होंने एक बहुत ही यूनिक टाइटल अडॉप्ट किया हुआ था जिसका नाम था महाराजा धीराज, ठीक है। उसके बाद जो है यही टाइटल जो है समुद्रगुप्त ने भी अडॉप्ट किया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते हैं कि महाराजा धीराज किस डायनेस्टी के रूलर ने अडॉप्ट किया था, तो वो था गुप्त डायनेस्टी, ठीक है। और इनके जो हैं ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर को जो है महाराजा का दर्जा दिया गया है। फिर जो है इसमें हर्षवर्धन के बारे में बात करी गई है कि हर्षवर्धन की भी एक बुक मिलती है जिसका नाम है हर्षचरित। उसके बारे में हमको क्या जानकारी मिलती है, तो हर्षवर्धन की इस हर्षचरित को समझने से पहले हम थोड़ा हर्षवर्धन के बारे में जान लेते हैं। इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हर्षवर्धन किस टाइम का रूलर था और कौन सी डायनेस्टी में वो बिलोंग करता था। बेसिकली जो हर्ष है, जो उसका जो टाइम पीरियड है वो है 606 एडी से 647 एडी के बीच का, और ये जो है जो पुष्यभूति डायनेस्टी यानी कि जो वर्धन डायनेस्टी थी उससे बिलोंग करते हैं। अब इस पुष्यभूति डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे इनके पिताजी, जिनका नाम था प्रभाकर वर्धन। तो इन्होंने जो है इस डायनेस्टी को फॉर्म किया था, और यहीं से जो है एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे जो हर्षवर्धन 7वीं सेंचुरी एडी के, ये निकल के सामने आते हैं। ये मैप है जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ये हर्ष का एम्पायर था, उसके बाद जो है ये चालुक्य डायनेस्टी हो गई, ये पल्लव डायनेस्टी हो गई। तो थोड़ा सा क्लैरिटी आपको मैप के थ्रू मिलती जा रही है कि किस जगह की बात हो रही है और कौन सा डायनेस्टी कहाँ पे बिलोंग करती थी। तो थोड़ा सा आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। तो हम समझते हैं कि ये हर्षचरित क्या था। तो हर्षचरित बेसिकली जो हर्षवर्धन है वो 1400 ईयर एगो जो है उन्होंने रूल किया था, और इनकी एक कोर्ट पोएट थे बाणभट्ट, ठीक है, जिन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी थी, यानी कि इनकी जो है जीवनी लिखी थी। अगर हम ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो वो आत्मकथा हो जाएगी, बायोग्राफी हो जाती है जीवनी, और ये बेसिकली एक संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। तो अक्सर क्वेश्चन आ सकता है कि जो हर्षचरित है वो किस लैंग्वेज में है, तो आपको पता होना चाहिए संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा, ठीक है। और ये जो हर्षचरित है इसमें हमको क्या जानकारी मिलती है, तो जीनोलॉजी मिलती है हर्ष के बारे में, और वो किस तरीके से जो है राजा बनते हैं। तो इस तरीके की जो जानकारी जो है वो हमको इनके बुक से मिलती है हर्षचरित से, ठीक है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानने को मिलता है, तो जुआन जेंग, जिसको हम वेनसांग भी कहते हैं, वो जो है हर्ष के टाइम पे इंडिया आए थे। ये एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे जिन्होंने जो है हर्ष के दरबार में आके काफ़ी समय बिताया और काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करी है। फिर आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पे जो है बताया गया कि हर्ष ने जो है कन्नौज को अपने अंडर में लिया था। उसके बाद जो है इन्होंने बंगाल तक में अपना जो है आर्मी भेजी थी। इन्होंने जो है ईस्ट को जो है ईस्ट का जो एरिया है उसको सक्सेसफुली जो है एक्सपेडिशन किया था। उसमें जो है इन्होंने मगध को भी कॉन्कर किया, उसके बाद जो है बंगाल को भी इन्होंने कॉन्कर किया था। लेकिन जबकि साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो नर्मदा नदी जैसे ही क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे एक रूलर था पुलकेशिन द्वितीय। ये जो है चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करता था। इसने जो है इसको रोक दिया, यानी कि जो हर्ष थे उनको रोक दिया, और जैसे कि कह सकते हैं कि एक प्रकार से हार उनकी हो जाती है हर्ष की। तो यहाँ पे एक और रूलर समझ में आया जो पुलकेशिन द्वितीय हैं, जो चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डायनेस्टी हमको पता चल गई हैं। रिवाइज कर लेते हैं। जो समुद्रगुप्त थे वो गुप्त डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उसके बाद हमने हर्ष के बारे में पढ़ा जो कि वर्धन डायनेस्टी से थे, जिसको पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोला जाता है। और फिर जो है पुलकेशिन द्वितीय थे जो कि चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो चालुक्य डायनेस्टी की बात हुई है तो हमने मैप में दिखाया था कि ये जो पल्लव डायनेस्टी है और ये चालुक्य डायनेस्टी है ये भी साथ में फ्लरिश कर रही थी। तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो पल्लव और चालुक्य जो है बेसिकली प्रोमिनेंट जो डायनेस्टीज थी इस टाइम पे साउथ इंडिया की, ये दोनों डायनेस्टी हुआ करती थी। अगर पल्लव की बात करते हैं तो पल्लव का जो क्षेत्र था उसकी जो कैपिटल थी वो कांचीपुरम थी, और ये डिकावरी डेल्टा तक का एरिया जो था वो पल्लव डायनेस्टी के अंदर में आता था। फिर वहीं चालुक्य की बात करते हैं। तो चालुक्य जो है बेसिकली रायचूर दोआब के इर्द गिर्द का जो क्षेत्र हुआ करता था वो था। अब रायचूर दोआब जो है आगे हम लोग और पढ़ेंगे डिटेल में, जब विजयनगर और बहमनी किंगडम इस्टेब्लिश होते हैं तो उनके बीच जो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होता है वो रायचूर दोआब को लेके ही होता है, ठीक है।
तो वहाँ पे भी रायचूर दोआब के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोआब है। और जो रायचूर दोआब था बेसिकली कृष्णा और तुंगभद्रा जो नदी है उसके बीच का जो क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। चालुक्य की कैपिटल की बात करें तो ऐहोल थी, और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर माना जाता है उस टाइम पे। तो यहाँ पे पल्लव की जो है हमने कैपिटल जान ली वो थी कांचीपुरम, और चालुक्य की जो कैपिटल थी वो थी ऐहोल, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये मैप शो कर रहा है कि किस तरीके से जो है ये चालुक्य डायनेस्टी है हमारी, और ये है पल्लव डायनेस्टी। ये कांचीपुरम हो गया जो कि पल्लव की कैपिटल हुआ करती थी, और चालुक्य की जो थी हमने पढ़ी है वो थी ऐहोल, ठीक है। तो सारी कैपिटल याद रखना, मैच द फॉलोइंग में अक्सर ये पूछता रहता है कि कौन सी कैपिटल किस किंगडम की थी। अब आगे बढ़े तो हमको पुलकेशिन की प्रशस्ति भी देखने को मिलती है। अब इसमें भी देख लेते हैं कि इसमें किस चीज़ का वर्णन किया है और किसने इसको कंपोज किया है। तो जैसा कि हमको पता है कि चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे पुलकेशिन द्वितीय, इनकी जो प्रशस्ति थी वो कंपोज की थी रवि कीर्ति ने, ठीक है। फिर रिवाइज करते हैं, समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति थी वो लिखी है हरिसेन ने, और जो हर्षवर्धन की जो बायोग्राफी लिखी है हर्षचरित जो लिखी है बाणभट्ट ने। उसके बाद जो है ये रवि कीर्ति आते हैं जिन्होंने जो है पुलकेशिन द्वितीय की जो है प्रशस्ति लिखी है, ठीक है। इसमें भी जो है जैसा कि हमको पता है कि एंसेस्टर्स के बारे में पता चलता है, इनके जनरेशंस के बारे में पता लगता है कि इनके फादर कौन थे, ठीक है। और जीनियोलॉजी जो थी पुलकेशिन द्वितीय की उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। रवि कीर्ति ने जो अपनी प्रशस्ति लिखी है उसमें ऐसा बताया गया है कि इन्होंने जो पुलकेशिन द्वितीय ने जो है वेस्ट और ईस्ट दोनों कोस्ट पे जो है एक्सपेडिशन किया था। ऐसा भी बात माना जाता है कि जो पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्ष को जो है अटैक करने से रोका था, यानी कि एक प्रकार से उनकी हार होती है। और जो पल्लव किंग्स थे उनको भी जो है इनने कहीं ना कहीं मात दी थी। अब यहाँ पे जो है हमने पूरी बात कर ली कि किस तरीके से प्रशस्ति जो है हमको राजा के बारे में बताती है, किंगडम्स के जीनियोलॉजीज के बारे में बताती है। लेकिन अब ये जो किंगडम्स थे वो गवर्न कैसे होते थे, यानी किस तरीके से उनका प्रशासन चलता था, तो उसके बारे में हमको काफ़ी जानकारी मिलती है। तो जो पहले के जो किंग्स थे उनके लिए जो लैंड रेवेन्यू था बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता था, जिससे ही वो अपनी आर्मी स्टैब्लिश करते थे, ठीक है। और बाकी जो खर्चे हुआ करते थे वो सब खर्चे वो इसी रेवेन्यू से ही चलाते थे, ठीक है। और जो विलेज थी वो बहुत ही बेसिक यूनिट थी, यानी कि जो प्रशासन की सबसे बेसिक यूनिट मानी जाती तो वो गांव मानी जाती थी, ठीक है। यहाँ पे ना कुछ इम्पोर्टेंट पोस्ट भी हुआ करते थे जिसके थ्रू जो है ये प्रशासन चलाया जाता था, जो कि हेरिडिटी थी, यानी कि वंशानुगत थी, फादर से सन में ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। अब इसका एग्जांपल हमको देखने को मिलता है, जो हरिसेन थे वो महादंड नायक थे जिसको चीफ जुडिशियल ऑफिसर बोला जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि महादंड नायक को जो है चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी बोला जाता है, ठीक। उसके बाद जो है एक ही जो आदमी है वो कई सारी पोस्ट भी होल्ड करता था, जैसे कि आज हम देखते हैं कि जो मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालय बांटे जाते हैं तो कई सारे विभाग जो हैं कई बार एक आदमी भी होल्ड करता है। तो ये पहले से चला आ रहा है, तो एक व्यक्ति जो है कई सारे विभाग को होल्ड करता था। जैसे इसका उदाहरण जो है हरिसेन जो है महादंड नायक थे, और वो कुमार अमात्य भी हुआ करते थे, ठीक है। और संधि विग्रह भी होते थे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वॉर एंड पीस कही जाती है। तो ये सारे जो पॉइंट है ये आप नोट कर लेना कि महादंड नायक जो है वो चीफ जुडिशियल ऑफिसर हुआ करते थे, और उसके बाद जो है कुमार अमात्य जी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हुआ करते थे, और जो संधि विग्रहिका होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस हुआ करते थे। इसके बाद जो है जो वहाँ इंपॉर्टेंट लोकल लोग हुआ करते थे वो भी प्रशासन का भाग थे। इसमें जो है नगर श्रेष्ठी आते थे जो कि चीफ बैंकर हुआ करते थे और मर्चेंट ऑफ द सिटी माने जाते थे। तो एक ये पोस्ट भी होती थी, तो ये भी नोट कर लेना कि नगर श्रेष्ठी बेसिकली चीफ बैंकर हुआ करता था, ठीक है, यानी कि मर्चेंट ऑफ द सिटी। और द सातवाह हुआ करते थे जिसका नाम था लीडर ऑफ मर्चेंट। जो कारवां जो व्यापारियों का निकलता था उसके जो लीडर होते थे उसको सातवाह बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद जो है प्रथम कुलिका होते थे जो कि चीफ क्राफ्ट्समैन होते थे, और ये जो है स्क्राइब्स के जो है हेड हुआ करते थे। तो ये सारी पोस्ट आप नोट कर लेना कौन सी पोस्ट किससे संबंधित थी। फिर देखते हैं कि एक न्यू काइंड ऑफ आर्मी यहाँ पे इस्टेब्लिश होती है। इसमें जो है जो कई सारे किंग्स थे उन्होंने एक वेल ऑर्गेनाइज आर्मी अपनी इस्टेब्लिश करी थी, जिसमें जो है हाथी हुआ करते थे, ठीक है, रथ हुआ करते थे, पैदल वाले चलने वाले सिपाही हुआ करते थे, ठीक है, घुड़सवारी हुआ करती थी। तो इस तरीके की जो आर्मी बनाई गई थी तो इस टाइम पे फॉर्म की जाती है। और इसके बाद जो इसमें मिलिट्री लीडर्स भी हुआ करते थे जो कि टुकड़ियाँ होती थी, जो लड़ाकू टुकड़ियाँ होती थी उनको वो है लीड करते थे, ठीक है। ये जो है रेगुलर बेसिस पे इनको सैलरी नहीं मिलती थी, बट इनको जो है लैंड का ग्रांट मिल जाता था, यानी कि एक लैंड ओनर हो जाते थे, एक पर्टिकुलर क्षेत्र के जो है वो मालिक हो जाते थे, जिससे जो भी सरप्लस निकलता था, जो भी खेती होती थी वो इनको मिलती थी। यानी कि सैलरी वैसी इनको रेगुलर नहीं पे करते थे,
बट इनको एक लैंड ग्रांट मिल जाता। तो यहाँ से जो लैंड ग्रांट है, यहीं से आप अगर आप अर्ली मिडिवल में जाएंगे तो आप देखेंगे जो सामंतवादी सिस्टम है वो यहीं से चालू हो जाएगा, क्योंकि जो लैंड है वो फिर ट्रांसफ़र होती रहेंगी, हेरिडेटरी पोजीशंस पे आ जाएंगी, फादर से सन में चली जाएंगी। तो एक सामंतवादी प्रथा जो है यहाँ से ही निकल के सामने आती है, ये इसका ओरिजिन माना जा सकता है। ठीक है, और ये जो लोग थे ये समंतास के रूप में माने जाते थे, जैसे कि हमने बताया कि जो लोग थे वो कुषाण के सामंत माने जाते थे। तो बेसिकली यही जो लैंड ग्रांट्स मिलती हैं इसके बाद जो है ये सामंत कहलाए जाते थे। ठीक है, जब भी जो है इनका काम क्या होता था, ये वैसे रेगुलर जो है आर्मी में नहीं होते थे। जब भी कोई भी रूलर जो है कमज़ोर होता था या फिर उसको कोई भी अटैक करना होता था, तो ये सामंत जो है ये सब जो है उस किंग को जो है सपोर्ट करते थे। उस टाइम पे जो है ये एक तरफ अपनी आर्मी लेके जाते थे और जो भी राजा होता था उसको ये सपोर्ट करते थे। ठीक है, फिर कुछ असेंबलीज की भी बात करी गई है जो कि साउथ किंगडम्स में काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, जिसको हम समिति भी हिंदी में बोल सकते हैं कि एक समिति के रूप में प्रशासन चलता था। तो पल्लव इंस्क्रिप्शन में जो है कई सारी जो है लोकल असेंबलीज के बारे में बात करी गई है। उसमें जो है सभा हुआ करती थी जो कि ब्राह्मण लैंड ओनर्स की सभा मानी जाती है। ये जो असेंबली थी ये कई सारी जो उप समितियाँ हुआ करती थी, जैसे कि इरिगेशन की जो समिति थी, एग्रीकल्चर से संबंधित जो समिति हुआ करती थी। ठीक है, रोड्स से बनाने के संबंधित जो समिति थी, लोकल टेम्पल से रिलेटेड जो समितियाँ हुआ करती थी, इन सब को मिला के जो है ये रन करती थी। यानी एक समिति थी उसमें कई सारी उप समितियाँ बना दी जाती थी, उसके थ्रू जो है वहाँ का प्रशासन चलता था। ठीक है, इसके बाद जो है और हुआ करती थी जो कि एक ग्रामीण असेंबली हुआ करती थी, और जिसमें जो है लैंड ओनर्स जो हुआ करते थे वो ब्राह्मण्स नहीं थे। तो जिसमें जो है ब्राह्मण्स थे उसको जो है वो सभा बोला जाता है। ठीक, और जिसमें ब्राह्मण्स नहीं थे वो उर कहलाती थी। तो टर्मिनोलॉजी अक्सर पूछ लेता है यूपीएससी, तो अगर पूछता है कि उर क्या था तो एक प्रकार की एक समिति थी जिसमें ब्राह्मण लैंड ओनर्स नहीं हुआ करते थे। और नगरम जो है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन होता था व्यापारियों का। ठीक है, और ऐसा माना जाता था ये जो असेंबलीज हैं वो पावरफुल और जो रिच लोग हैं उनके द्वारा ही कंट्रोल की जाती थी। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऑर्डिनरी लाइफ्स के बारे में बात बताई गई कि जो वहाँ के जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे वो किस तरीके से रहते थे और किस तरीके से उनकी लैंग्वेज थी। तो कालिदास जो हैं जो कि कंटेम्प्रेरी थे गुप्ता डायनेस्टी के, उन्होंने जो है अपनी जो प्लेस लिखे हैं उसमें जो है राजा के जो दरबार के बारे में, जो लाइफस्टाइल के बारे में बताया कि किस तरीके से राजा रहा करता था, और जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है उस समय की उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो ऐसा माना जाता था कि जो किंग थे और जो मोस्ट ऑफ द ब्राह्मण्स हुआ करते थे वो संस्कृत बोला करते थे, और जो वुमेन और मैन जो किंग नहीं थे या फिर जो ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे वो प्राकृत लैंग्वेज बोला करते थे। तो यहाँ पर भी लैंग्वेज के बेसिस पे भी हमको बाइफर्केशन देखने को मिलता है कि जो ब्राह्मण और किंग हुआ करते थे वो संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे, और जो नॉर्मल जो ब्राह्मण नहीं थे या फिर जो किंग नहीं थे वो जो है प्राकृत बोला करते थे। ठीक है, कालिदास ने एक बहुत ही फेमस प्ले लिखा है विज्ञान शाकुंतलम, जिसमें उन्होंने जो है स्टोरी बताई है, लव स्टोरी है बेसिकली। जो दुष्यंत है उनकी नायिका जो है वो उनका नाम है शकुंतला। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, विज्ञान शाकुंतलम किसका नाटक है, वो है कालिदास का। ठीक है, फिर एक और इम्पॉर्टेंट जो हमें फैक्ट निकल के आता है वो बताया फाइयान ने। फाइयान ने जो फैक्ट बताया वो ये कहते हैं कि हमको जो है कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी के भी साक्ष्य हमको यहाँ को देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो अपर क्लास ब्राह्मण्स थे या फिर जो हाई सोसाइटी के लोग थे वो कहीं ना कहीं जो नीचे तबके के लोग थे उनके साथ जो है अछूत जैसा व्यवहार करते थे, और ये जो लोग थे ये शहर के बाहर में रहते थे, मेन स्ट्रीम पार्ट नहीं हुआ करते थे, ये एक इनको अलग से एक जगह मिली हुई थी। तो इस चैप्टर में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इसकी PDF आपको अवेलेबल रहेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।